सबसे पहले हम नोट्रोपिक एजेंट्स के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। नोट्रोपिक एजेंट्स आर द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट एनहांसेस और इंक्रीजेस द ब्रेन फंक्शन। नोट्रोपिक एजेंट्स इंप्रूव मेमोरी, फोकस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी एंड मोटिवेशन। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो नोट्रोपिक एजेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को एनहांस करने का काम करते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। नोट्रोपिक एजेंट्स हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, हमारा जो फोकस होता है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, हमारे क्रिएटिविटी एंड कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करते हैं। इसी के साथ साथ नोट्रोपिक एजेंट हमारे मेंटल क्लैरिटी को भी अच्छे तरीके से बढ़ा देते हैं और हमारा जो मोटिवेशन होता है उसको भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। नोट्रोपिक एजेंट्स दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला है नोस, इसका मतलब होता है माइंड। दूसरा है ट्रोप, इसका मतलब होता है टर्न और बेंड। नोट्रोपिक एजेंट्स को कॉग्निटिव एनहांसर्स या फिर स्मार्ट ड्रग्स या फिर इनको सेरिब्रो एक्टिव ड्रग्स भी बोला जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो नोट्रोपिक एजेंट्स तीन मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स, दूसरा है ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, इनको हम एनएमडीए एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर एनएमडीए का मतलब होता है एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। तीसरा है मिसिलिनियस सेरिब्रो एक्टिव ड्रग्स। अगर हम बात करें कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स की, सो इसके मेन एग्जांपल्स होते हैं टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेसिल एंड गैलेंटामाइन। अगर हम बात करें ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट या फिर एनएमडीए एंटागोनिस्ट की, सो इसका मेन एग्जांपल होता है मिमेंटाइन। अगर हम बात करें मिसिलिनियस सेरिब्रो एक्टिव ड्रग्स की, सो इसके एग्जांपल्स है पिरासिटम, पायरिटिनोल, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, पायरिबेडिल एंड गिंको बाइलोबा। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि नोट्रोपिक एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा एक्शन किस तरीके से दिखाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देख लेते हैं। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स लाइक टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेसिल, गैलेंटामाइन increases the level of acetylcholine and enhances cholinergic transmission in the brain, which results in improved memory, learning and cognitive function. This drug mostly improves memory and cognitive function in patient with Alzheimer disease. अगर हम बात करें कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, तो जितने भी कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स होते हैं जैसे कि टैक्रिन, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेसिल, गैलेंटामाइन, ये हमारे ब्रेन के अंदर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं। ये ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं और जैसे ही एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन भी इंक्रीज होना चालू हो जाता है, एनहांस होना चालू हो जाता है। और इसी के वजह से हमारे ब्रेन का जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। हमारे ब्रेन का जो लर्निंग एबिलिटी होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का, यानी कि हमारे जो सोचने और समझने की क्षमता होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये ड्रग्स ज़्यादा करके अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट के अंदर मेमोरी को इम्प्रूव करता है एंड कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके बाद हम ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट या फिर एनएमडीए एंटागोनिस्ट के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को समझ लेते हैं। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट और एनएमडीए एंटागोनिस्ट लाइक मेमेंटाइन protect the neuron from damage by blocking NMDA receptors. Memantine also enhances cognitive function in disorders like Alzheimer disease. ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट या फिर एनएमडीए एंटागोनिस्ट जैसे कि मेमेंटाइन हमारे ब्रेन के अंदर एनएमडीए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर एनएमडीए रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो किसी भी टाइप के डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मेमेंटाइन अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट के अंदर कॉग्निटिव फंक्शन को भी एनहांस करने का काम करता है। इसके बाद हम पीरासिटम के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को समझ लेते हैं। पीरासिटम एनहांसेस एसिटाइलकोलिन रिलीज बाय विच इट एनहांसेस कॉग्निटिव फंक्शन, लर्निंग एबिलिटी एंड मेमोरी। इट आल्सो इम्प्रूव सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। पीरासिटम हमारे ब्रेन के अंदर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को एनहांस करने का काम करता है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इंक्रीज करने का काम करता है। और इसी के वजह से पीरासिटम हमारे ब्रेन के अंदर कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज कर देता है
लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है और हमारे ब्रेन का जो मेमोरी है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसी के साथ साथ पीरासीटम हमारे सेरिब्रल ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को भी अच्छे तरीके से इंक्रीज करने का काम करता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम डोज ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि नोट्रोपिक एजेंट्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड इसको डॉक्टर कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है रिवास्टिगमिन। रिवास्टिगमिन का नॉर्मल डोज होता है 1.5 मिलीग्राम से लेकर 6 मिलीग्राम और इसको डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है डोनेपेसिल। डोनेपेसिल का नॉर्मल डोज होता है 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम और इसको रोज रात को सोने से पहले एक बार लिया जाता है। इसके बाद है गैलेंटामाइन। गैलेंटामाइन का नॉर्मल डोज होता है 4 मिलीग्राम से लेकर 12 मिलीग्राम और इसको भी डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है मेमेंटाइन। मेमेंटाइन का नॉर्मल डोज होता है 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम और इसको भी डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है पीरासीटम। पीरासीटम का नॉर्मल डोज होता है 0.8 ग्राम से लेकर 1.6 ग्राम और इसको डेली दिन में 3 बार लिया जाता है। इसके बाद है पायरिटिनोल। इसका नॉर्मल डोज होता है 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम और इसको भी दिन में 3 बार डेली लिया जाता है। इसके बाद है डायहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 1 मिलीग्राम से लेकर 1.5 मिलीग्राम और इसको भी दिन में डेली 3 बार लिया जाता है। इसके बाद है पायरिबैडिल। इसका नॉर्मल डोज होता है 50 मिलीग्राम और इसको दिन में 1 या 2 बार डेली लिया जाता है। लास्ट है जिंको बाइलोबा। इसका नॉर्मल डोज होता है 40 से लेकर 80 मिलीग्राम और इसको दिन में 3 बार लिया जाता है। सो ये तो था डोज ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि नोट्रोपिक एजेंट्स का यूजेस क्या क्या है एंड इसको कौन कौन से डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। नोट्रोपिक एजेंट्स आर यूज टू ट्रीट अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज को ठीक करने के लिए नोट्रोपिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट डिमेंशिया। डिमेंशिया डिजीज को भी ठीक करने के लिए नोट्रोपिक एजेंट्स का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन एल्डर पेशेंट। एल्डर पेशेंट के अंदर नोट्रोपिक एजेंट्स का यूज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू एनहांस कॉग्निटिव एबिलिटी इन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटली रिटार्ड पेशेंट के अंदर नोट्रोपिक एजेंट्स का यूज कॉग्निटिव एबिलिटी को एनहांस करने के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर। नोट्रोपिक एजेंट्स का यूज अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। नोट्रोपिक एजेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर हेड इंजरीज और ब्रेन सर्जरीज। नोट्रोपिक एजेंट्स का यूज ब्रेन सर्जरीज एंड हेड इंजरीज के बाद किया जाता है। नोट्रोपिक एजेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट एमनेशिया और मेमोरी लॉस। नोट्रोपिक एजेंट्स का यूज एमनेशिया या फिर मेमोरी लॉस के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशन या फिर यूजेस ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं जिस दौरान नोट्रोपिक एजेंट्स को नहीं लेना चाहिए, नोट्रोपिक एजेंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स ड्रग। अगर किसी पेशेंट को नोट्रोपिक एजेंट से एलर्जिक रिएक्शन है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी नोट्रोपिक एजेंट्स को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी नोट्रोपिक एजेंट्स को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है लैक्टेशन। अगर कोई वुमेन लैक्टेटिंग मदर है तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी नोट्रोपिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है लीवर इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर इम्पेयर हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में भी नोट्रोपिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है रीनल और किडनी इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का किडनी या फिर रीनल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में भी नोट्रोपिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है अनकंट्रोल्ड इपिलेप्सी। अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड इपिलेप्सी है या फिर सीजर है तो ऐसे कंडीशन में भी नोट्रोपिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नोट्रोपिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर नोट्रोपिक एजेंट्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।